नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ जिसके जिसके एग्जाम जो है वो हेल्ड होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। First one, definition of health given by WHO include which of the following dimension except। यहाँ पे सवाल ने पूछा है हेल्थ की डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है और हेल्थ की डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने दी है उसके डायमेंशन सारे हैं एक को छोड़ के। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है जिसमें हेल्थ की डेफिनेशन के डायमेंशन है सारे एक को छोड़ के। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन के डायमेंशन फर्स्ट है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इकोनॉमिक। चार यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। डब्ल्यूएचओ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने 1948 के अंदर है ना 19 इसने 1948 के अंदर यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन दी है डब्ल्यूएचओ ने और उसने बोला कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, एक डायमेंशन उसने बोला फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity। तो द मीनिंग इज कि हेल्थ के डेफिनेशन में हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग में ये दो जो पैरामीटर इस क्वेश्चन में दिए हुए ये दोनों ही है, फिजिकल और मेंटल, तो इसके डायमेंशन होते हैं। अब दो वर्ड बचे इमोशनल और इकोनॉमिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि रिसेंट जो डेफिनेशन में कुछ चीज इंक्लूड की है उसमें एक और लाइन इंक्लूड हुई है कि एन एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। एन एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, इसका मतलब वहां पे इकोनॉमिक वर्ड को भी यूज कर दिया गया है। तो हेल्थ के डायमेंशन में फिजिकल, मेंटल ये दो चीजें तो थी और सोशल जो थी जो इस ऑप्शन में नहीं है लेकिन सोशल, तो ये तीन डायमेंशन तो थे। लेकिन लेटर ऑन इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया और उसमें एक और लाइन ऐड की कि एन एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ है उसमें इकोनॉमिक भी डायमेंशन बन गया। तो दैट मीन्स कि हेल्थ के डायमेंशन के अंदर तीन चीजें हैं यहाँ पे, फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिक, पर इमोशनल बात इसके डेफिनेशन में नहीं आती है। सो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर तो क्या बनेगा, सी, है ना। हेल्थ के डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, इमोशनल स्ट्रेस जो है वो हेल्थ के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने सामने है कि हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर, हेल्थ के इंडिकेटर्स जो है वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, सेकंड वन है रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स, असेस रेट ऑफ इन्फेक्शन और टू मीट बेसिक नीड्स। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन ने ये पूछा है कि हेल्थ के जो इंडिकेटर्स है, डिफरेंट टाइप के जो इंडिकेटर्स है वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। चार ऑप्शन है, विच इज द करेक्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स, असेस रेट ऑफ इन्फेक्शन टू मीट बेसिक नीड्स। कुछ लोगों ने सही अनुमान लगाया है एंड द करेक्ट आंसर इज यस, हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी। हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो यूज किए जाते हैं कम्युनिटी के हेल्थ के स्टेटस का पता लगाने के लिए। सिंपल सा मीन है यहाँ पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, द यूज ऑफ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इज हेल्थ टू असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। रिक्वायरमेंट या रेट ऑफ इन्फेक्शन या बेसिक नीड्स के लिए हेल्थ इंडिकेटर्स काम में नहीं लिए जाते हैं। क्वेश्चन है दिल्ली, DALY पूछा हुआ सवाल है दिल्ली, इसका फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली का फुल फॉर्म क्या है। डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिजीज एसोसिएटेड लाइफ ईयर, डिसेबिलिटी एसोसिएटेड लाइफ ईयर। एनीवन हैव आइडिया दिल्ली का फुल फॉर्म क्या है, DALY दिल्ली, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हुआ है।
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इट्स डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर। दिल्ली का फुल फॉर्म क्या रहता है? डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिल्ली डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर। ये एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए ये दो ऑप्शन गलत हो गए, और ये डिजीज नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। ये डिसेबिलिटी है, सॉरी अपन ने डिजीज बोला शायद, ये डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। हालांकि डेली जो होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो है, इसको पहले डेल लिखते थे, इसको पहले किससे डिनोट करते थे? डेल, जिसमें डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखा जाता था, एक्सपेक्टेंसी। लेकिन लेटर ऑन इस एक्सपेक्टेंसी को चेंज करके क्या कर दिया? ईयर कर दिया। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यहाँ पे ई का मतलब क्या था? एक्सपेक्टेंसी। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया? ईयर कर दिया, और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इसको बोल दिया गया। और ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन ब्रिंग करता है ना, डेल जो है वो ब्रिंग्स मोर इंफॉर्मेशन देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर अपन बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, और ये एक अच्छा इंडिकेटर के रूप में आया, तो यहाँ पे आंसर बनेगा, फुल फॉर्म से सवाल पूछा है, सवाल इधर ऐसा ही पूछा हुआ है, दिल्ली का फुल फॉर्म क्या है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ ए कंट्री। अभी हमने बात की कि जो डेल है वो सबसे उससे अच्छा माना जाता है, और किससे अच्छा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। तो यही अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, कौन सा इंपोर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है कंट्री का? पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो शायद आप पहचान गए होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस अगर आपको मॉनिटर करना है, तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंडिकेटर माना जाता है वो हमेशा IMR को माना जाता है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। मोस्ट इंडिकेट पैरामीटर जो है वो किसको माना जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। इन्फेंट एज 1 साल से कम, 28 दिन से 1 साल की उम्र को इन्फेंट एज बोलते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हेल्थ के स्टेटस को मॉनिटर करने में। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड है, आर ऑल एक्सेप्ट, इस ट्रायड के अंदर सारी चीज इंक्लूड है एक को छोड़ के। तो कौन सी चीज जो है वो ट्रायड के अंदर नहीं आती है? ऑप्शन है होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एजेंट, और इन्वेस्टिगेटर। कौन सी चीज जो है वो ट्रायड के अंदर नहीं आएगी? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। इन्वेस्टिगेटर उसके अंदर नहीं आता है, उसमें होस्ट आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर आते हैं, एजेंट आता है। ये तीनों एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का हिस्सा है, ये ट्रायड का है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में नहीं आता। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में सब आते हैं एक को छोड़ के, तो इन्वेस्टिगेटर को छोड़ के बाकी तीनों चीजें ट्रायड के अंदर इंक्लूड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे लॉजिकल सीक्वेंस कौन सी है? जो नीचे सीक्वेंस दी हुई है उसमें सबसे लॉजिकल सीक्वेंस कौन सी है? इंपेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, डिजीज, इंपेयरमेंट, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी, और डिजीज, हैंडीकैप, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी। चार चीजें यहाँ पे दी हुई है, और क्वेश्चन ने ये पूछा है कि सबसे लॉजिकल सीक्वेंस आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? ये जो सीक्वेंस दी हुई है उसमें लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? अब आप कहोगे ये सीक्वेंस है क्या, या ये किस लिए लॉजिकल का क्या मतलब है? यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट द मीन ऑफ लॉजिकल, लॉजिकल सीक्वेंस का क्या मतलब है और क्या इनका मीनिंग होता है। तो बेसिकली इसकी जो एक्चुअली में सीक्वेंस है, पहले तो मैं सीक्वेंस क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया है, फिर अपन बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो सही सीक्वेंस है डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये सही सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस है। अब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द WHO उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? तो सीक्वेंस में पहले डिजीज आएगा, फिर इंपेयरमेंट आएगा, फिर डिसेबिलिटी आएगा, फिर हैंडीकैप आएगा। तो क्या मतलब हुआ? सबसे पहले डिजीज, डिजीज का क्या मतलब हुआ? कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन, है ना, जिससे बॉडी का फंक्शन इंपेयरमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसकी वजह से कोई अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है और जिससे बॉडी का फंक्शन इंपेयरमेंट हो, उसको डिजीज कहते हैं, है ना। एनी अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इंपेयर फंक्शन,
है ना। कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन किसी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन को इंपेयरमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। तो किसी भी आदमी को सबसे पहले क्या होती है, बीमारी। बीमारी होने के बाद में क्या होता है, मान लो अंगुली में बीमारी हो गया, तो अगर उसकी अंगुली को काटना पड़ा तो ये हो गया इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, एनी लॉस ऑफ अबनॉर्मलिटी और साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अंगुली को काट दिया, ये एनाटॉमिकली लॉस कर दिया हमने अंगुली का, ये हमारी बॉडी में क्या हो गया, इंपेयरमेंट। तो व्हाट इज द इंपेयरमेंट, डिजीज क्या था, एनी अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इंपेयर फंक्शन। और इंपेयरमेंट क्या था, एनी लॉस ऑफ अबनॉर्मलिटीज और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। तो ये हो गया इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ इंपेयरमेंट देयर इज अकरेंस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी से इंपेयरमेंट नहीं आता, इंपेयरमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ इंपेयरमेंट वहां पे क्या होगी, डिसेबिलिटी। और व्हाट इज डिसेबिलिटी, एनी रेस्ट्रिक्शन और इनएबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन ए रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। कोई भी नॉर्मल रेंज ह्यूमन बीइंग के लिए कंसिडर्ड है, वो उस चीज को नहीं कर पा रहा है, ये उसके अंदर डिसेबिलिटी है। वो उस चीज को करने में डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, क्योंकि उसमें इंपेयरमेंट हो गया। बिकॉज ऑफ इंपेयरमेंट देयर इज ए डिसेबिलिटी। अंगुली नहीं है इसलिए वो उस काम को नहीं कर पा रहा जो उस अंगुली से वो काम हो रहा था, तो ये क्या कहलाएगी, डिसेबिलिटी। और अगर कोई आदमी डिसेबल है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम, हैंडीकैप। व्हाट इज हैंडीकैप, हैंडीकैप इज ए disadvantage for a given individual resulting from the impairment or disability that limit or prevent fulfill of a role that considered normal, that depending on age, sex or social culture or factor many more things, but the individual is unable to do that fulfillment, that role that he can do with the absence of disability or impairment. तो बहुत क्लियर कट कहानी है कि पहले कोई बीमारी होती है, एक अंगुली में बीमारी हुई, फिर अंगुली को कट कर दिया, ये इंपेयरमेंट हुआ। कटी हुई अंगुली की वजह से कोई काम को नहीं कर पाना, ये डिसेबिलिटी है। और ये डिसेबिलिटी है इसलिए वो आदमी हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर काउंट होएगा। तो पहले आती है डिजीज, फिर आता है इंपेयरमेंट, फिर आती है डिसेबिलिटी और फिर आता है हैंडीकैप, DIDH। ये इसका सीक्वेंस है, इसको आपको याद रखना है, डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, व्हेन ए चाइल्ड लॉस्ट हिज हैंड, एक आदमी का हैंड लॉस हो गया, एंड अनेबल टू डू रूटीन वर्क, उसका हैंड लॉस हो गया। और उस हैंड के लॉस हो जाने की वजह से, एक आदमी के हैंड का क्या हो गया, लॉस, और उस हैंड के लॉस हो जाने की वजह से वो अपने जो रूटीन काम है उसको कर पाने में अनेबल है, डिसेबल है, नहीं कर पा रहा है। ये जो कंडीशन उस आदमी की बनी है, इसको हम किस नाम से बोलेंगे, इसको क्या क्या कहा जाएगा। अगर वो उस काम को नहीं कर पा रहा है उसके हैंड के लॉस होने की वजह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इसको। ऑप्शन है आपके पास में, हैंडीकैप बोलेंगे हम उसको, ऑप्शन है हम उसको डिसेबल बोलेंगे, ऑप्शन है हम उसको इंपेयरमेंट बोलेंगे, और ऑप्शन में हम उसको डिजीज बोलेंगे। चार चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ये चार चीज हमने पढ़ी है। पहले डिजीज होती है, फिर इंपेयरमेंट होता है, फिर डिसेबिलिटी होती है, और फिर आदमी क्या होता है, हैंडीकैप। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि एक आदमी है जिसका लॉस हो गया हैंड का, है ना, लॉस्ट इज हैंड, एंड वो अनेबल है टू डू रूटीन वर्क, अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहा है, तो आप इसको किस चीज से डिनोट करेंगे। देखो हमने पहले क्या बोला कि कोई भी चीज, मान लो अंगुली में प्रॉब्लम हुई, ये तो डिजीज थी, तो ऐसा तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। फिर हमने बोला उस डिजीज की वजह से उस ऑर्गन को रिमूव करना, जैसे अंगुली को काट दिया, ये इंपेयरमेंट हो गया। और ड्यू टू द इंपेयरमेंट ही इज अनेबल टू डू एनी वर्क, उस अंगुली से जो काम होना था वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिसेबल बोलते हैं। यही इस आदमी के साथ हुआ, लॉस्ट ऑफ हिज हैंड, ये तो इंपेयरमेंट था, लेकिन उसकी वजह से अनेबल टू डू रूटीन वर्क, ये क्या कहलाएगा, डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, है ना। लॉस ऑफ हिज हैंड तो क्या हो गया, इंपेयरमेंट, और हैंड के लॉस होने की वजह से ही इज अनेबल टू डू रूटीन वर्क, दिस इज नोन एज डिसेबिलिटी। तो ये किस में काउंट होगा, डिसेबिलिटी के अंदर। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, पॉजिटिव एजेंट इज प्रेजेंट बट देयर इज नो ट्रांसमिशन इज नोन एज। पॉजिटिव एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन उस बीमारी का क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बट डिजीज इज अनेबल टू ट्रांसमिट, व्हाट इट इज नोन एज, एलिमिनेशन, कंट्रोल, इरेडिकेशन, होलो एंडेमिक। दो वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन। बस ये दो वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, इरेडिकेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल सा है।
एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बीमारी क्या हो चुकी है, एलिमिनेट। और इरेडिकेशन का मतलब है कि पॉजिटिव एजेंट ही नहीं है ना। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, जो एजेंट होता है वो तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एजेंट जो होता है वो तो क्या होता है, प्रेजेंट, लेकिन ट्रांसमिशन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। इरेडिकेशन में क्या होता है, एजेंट भी क्या होता है, एब्सेंट, और ट्रांसमिशन भी क्या होता है, एब्सेंट। जब दोनों चीजें एब्सेंट है तब तो बीमारी इरेडिकेट हो गई है, और जब एजेंट प्रेजेंट है लेकिन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो इसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एजेंट प्रेजेंट है लेकिन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, दैट इज डिजीज इज एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। नेक्स्ट है जो डिजीज एलिमिनेशन है, इज हेल्प्ड बाय। डिजीज एलिमिनेशन इज हेल्प बाय, किस चीज में वो मदद करती है, डिजीज का एलिमिनेशन जो है उसको करने में। मतलब डिजीज तो है लेकिन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसमें कौन मदद करता है, हर्ड इम्यूनिटी, आइसोलेशन, क्वारंटीन, नन। जैसे मान लो अभी कोरोना है तो कोरोना में मरीज को क्वारंटीन कर रहे हैं अपन, है ना। एक तरीका होता है मीजल्स में मरीज को आइसोलेट करते हैं। तो जो बीमारी है उसको एलिमिनेट करने में, एलिमिनेट का मतलब हमने अभी क्या पढ़ा कि डिजीज तो है लेकिन उसका क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो क्वारंटीन और आइसोलेशन में बीमारी होती है, एजेंट प्रेजेंट होता है, और ट्रांसमिशन भी हो रहा है उस समय, इसीलिए तो हमने क्वारंटीन और आइसोलेशन किया। तो ये तो मदद नहीं करते हैं, है ना। तो एक्चुअली में डिजीज को एलिमिनेशन में कौन मदद करता है, हर्ड इम्यूनिटी। जब हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है, ये कम्युनिटी वाली इम्यूनिटी होती है, हर्ड इम्यूनिटी, पूरी कम्युनिटी में इम्यूनिटी बन गई, और जब सब लोगों में इम्यूनिटी बन गई तो एक से दूसरे में बीमारी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, बीमारी तो प्रेजेंट है ना। जैसे स्वाइन फ्लू है या कोविड कोरोना भी आगे प्रेजेंट तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हर्ड इम्यूनिटी बन जाए जिसमें पॉजिटिव एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन बीमारी ट्रांसमिट नहीं हो रही है ना। तो इसको हमने एलिमिनेशन बोलना है। तो डिजीज तो प्रेजेंट है लेकिन क्या बन गई है, हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है जीरो इंसिडेंस। अगर एक भी इंसिडेंस नहीं आया बीमारी का, नया इंसिडेंस नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ डिजीज, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज, एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। जीरो इंसिडेंस, इंसिडेंस कोई भी नया, इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। तो कोई भी नया केस नहीं आया बीमारी का, इसका मतलब क्या हुआ, बीमारी इरेडिकेट हो गई या एलिमिनेट हो गई, इसका मतलब बीमारी एलिमिनेट हो गई, मतलब उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि बीमारी इरेडिकेट हो गई। इफ देयर इज जीरो इंसिडेंस, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। बीमारी का क्या हो चुका है, एलिमिनेशन। जब पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है और ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसको हम एलिमिनेशन ऑफ डिजीज बोलते हैं, हमने पहले भी क्लियर किया है। तो जीरो इंसिडेंस इज आल्सो नोन एज एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज एलिमिनेशन, इट्स जीरो इंसिडेंस ऑफ डिजीज। एंड व्हाट इज इंसिडेंस, इंसिडेंस इज द न्यू केसेस। तो जीरो इंसिडेंस का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। बी, सी और डी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है सालिवान इंडेक्स इंडिकेट। सालिवान इंडेक्स जो है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, अगर आपने सुना है सालिवान इंडेक्स के बारे में, ऑप्शन देता हूं मैं यहाँ पे, लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, हुकवर्म एक्स पर ग्राम ऑफ स्टूल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड प्रेगनेंसी रेट पर HWY। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द मीन ऑफ सालिवान इंडेक्स, और ये किसको इंडिकेट करता है, अगर आपने सुना हो सालिवान इंडेक्स के बारे में। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक से गैस किया है। देखो सालिवान इंडेक्स जो होता है वो लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। सालिवान इंडेक्स जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, जिस डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं उससे लाइफ को फ्री करना, सालिवान इंडेक्स है ना। द सिंपलेस्ट इंडेक्स है, सालिवान इंडेक्स इज ए सिंपलेस्ट इंडेक्स ऑफ हेल्थ विच इनकॉर्पोरेट मोर्बिडिटी एज वेल एज मोर्टिलिटी, है ना। इन विच देर इज द इंडेक्स ऑफ डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, DFLE कहते हैं इसको, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम काउंट करते हैं सालिवान इंडेक्स के अंदर। नाउ एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हुकवर्म एक्स पर ग्राम ऑफ स्टूल, इसके लिए इंडेक्स कहां में लिया जाता है, उसको हम नाम देते हैं चैंडलर्स इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, चैंडलर्स इंडेक्स। चैंडलर्स इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं, चैंडलर्स इंडेक्स यूज किया जाता है हुकवर्म एग पर ग्राम ऑफ स्टूल। एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो WHO ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है, उसमें इनकम, ऑक्यूपेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग,
सैनिटेशन और न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर है जो डिसाइड करते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और एक है प्रेगनेंसी रेट पर HWY, है ना। तो पर HWY जो प्रेगनेंसी की रेट है उसको डिनोट करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में ली जाती है उसको नाम देते हैं हम पर्ल इंडेक्स। क्या नाम देते हैं? पर्ल इंडेक्स। आपने सुना होगा पर्ल इंडेक्स को, और कहाँ सुना होगा? आपने इसको सुना होगा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट को ज्ञात करने में। पर्ल इंडेक्स का यूज किया जाता है फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं उनकी फेलियर रेट किसकी कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए जो इंडेक्स काम में लिया जाता है उसको पर्ल इंडेक्स, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो है प्रेगनेंसी रेट पर HWY। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साल्वियन इंडेक्स किसके लिए है? जवाब है उसका लाइफ फ्री डिसेबिलिटी। हुकवर्म के लिए चैंडलर्स इंडेक्स, और प्रेगनेंसी रेट पर आप ये के लिए पर्ल इंडेक्स, फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये याद रखना आपको पर्ल इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट है WHO डिक्लेयर दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेट। WHO ने कब डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या हो चुका है? इरेडिकेट हो चुका है। ये चीज WHO ने कब डिक्लेयर किया? मतलब आपको टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और कई बार रिपीटेडली इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि WHO ने कौन सी डेट को डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या हो चुका है? इरेडिकेट। मई 1978, सितंबर 1984, मई 1980 और जुलाई 1987। द इरेडिकेशन और द ग्लोबल इरेडिकेशन जो हुआ है स्मॉल पॉक्स का वो हुआ है मई 1980। और अगर एग्जैक्टली डेट आपसे पूछे तो वो होता है 8 मई 1980, ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स विच इज डिक्लेयर बाय WHO। WHO ने स्मॉल पॉक्स का ग्लोबल इरेडिकेशन जो है वो डिक्लेयर किया था मई 8 मई 1980 के अंदर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 8 मई 1980 के अंदर, है ना। 7 अप्रैल 1948 के अंदर ये WHO जो है वो फोर्स के अंदर आया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 8 मई 1980 के अंदर इसने डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो ग्लोबल से क्या हो चुका है? इरेडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स जो है वो वन एंड ओनली डिजीज है जिसका इरेडिकेशन हुआ है, जो इस ग्लोबल से इरेडिकेशन हुआ है वो एकमात्र बीमारी है। इसके बाद में जो है 20 सितंबर 2015 के अंदर पोलियो वायरस 2 का भी इरेडिकेशन हुआ है। पोलियो वायरस 2, है ना, का इरेडिकेशन माना जाता है। लेकिन पहले और सबसे पहले इरेडिकेट होने वाली बीमारी कौन सी है? विच इज नोन एज स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज। बर्थ का रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उसका लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन? कितना कितने टाइम में बर्थ को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? बर्थ रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा 7, 14, 21, एनी ऑफ द अबव। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन? बहुत बढ़िया, कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। द लिमिटेशन, लिमिट का मतलब होता है हाईएस्ट टाइम पीरियड, है ना। तो हाईएस्ट टाइम पीरियड बर्थ के रजिस्ट्रेशन का होता है 21 डेज, 21 दिन। हालांकि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन में, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 14 दिन में आप करवा सकते हो, डेथ का रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर कराना होता है। लेकिन लिमिट जब पूछी जाए तो 21 दिन होता है, 21 डेज, है ना। बर्थ का रजिस्ट्रेशन 14 डेज के अंदर और डेथ का 7 डेज में। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है? लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो लिमिट कितनी होती है? 21 डेज की। 21 डेज इज द लिमिट फॉर बर्थ रजिस्ट्रेशन। लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, डेथ का रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है? 7, 14, 21 और 28 डेज। बिल्कुल, फिर से क्या है ये लिमिट, और मैंने क्या बोला, अगर लिमिट पूछे तो हाईएस्ट पीक रेट वो है 21 डेज। तो यहां भी करेक्ट आंसर है सी। फिर बोलता हूं, बर्थ का रजिस्ट्रेशन 14 दिन के अंदर अंदर और डेथ का रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको पूछे जो डेथ का रजिस्ट्रेशन वो कितने दिन के अंदर अंदर होना चाहिए? 7 दिन के अंदर अंदर। लेकिन लिमिट पूछ ले तो कितना दिन होता है? 21 दिन के अंदर अंदर तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, 21 दिन के अंदर अंदर हो ही जाना चाहिए। उसके बाद में भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या लगता है, पेनल्टी और पूरा सिस्टम है, पूरे रूल बने हुए। लेकिन जब लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। सवाल ने क्या लैंग्वेज बनाई है,
जवाब चेंज हो जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप कहोगे सर नहीं 7 दिन है, आप कहोगे नहीं 14 दिन है, नहीं 21 दिन है। मैं कहता हूं सारे ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग दैट इज आंसर। हमने पूछा है लिमिट, तो जवाब यहां भी 21 बनेगा, है ना। डेथ का और बर्थ का लिमिट जब पूछा है, ये लिमिट वर्ड जो है मैक्सिमम जो चीज है वो हो ही जाना चाहिए, उसको इंडिकेट करता है, वो है 21 डेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं। और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा के भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक करें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी दिखाते हैं और कितने लोगों का हेल्पिंग हैंड बनते हैं। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।